लास्ट क्लास में हमने लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो ax प्लस by इक्वल c, ठीक है, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, अगर ये नंबर थ्योरी में इक्वेशन लिखी होगी तो हम इसे डायफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे और इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इंटीजर्स में, यानी कि हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए होगा। हमें जो है वो रैशनल नंबर सॉल्यूशन या इरेशनल या रियल सॉल्यूशन या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की हम बात नहीं करते। डायफेंटाइन इक्वेशंस जब भी हम कहते हैं या नंबर थ्योरी में जब इक्वेशंस देखते हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस देखते हैं। तो जो रियल नंबर्स में लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हर किस्म की लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर डायफेंटाइन इक्वेशन हो तो सारी डायफेंटाइन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने पढ़ा था। ठीक। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल c, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे हम इंटीजर्स में, सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में जो आपको नजर आ रहा है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस बता सकते हैं, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये इतनी सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें नजर आ रहा है कि x की जगह जब आप 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा और ये इसका एक सोल्यूशन होगा। लेकिन क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो तो आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। तो इसी तरह इसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका और अगर सॉल्यूशन देखा जाए 3 एंड -1, 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 हो जाएगा। नहीं होगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड -1। ठीक है, 4 एंड -1 इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह से और भी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से आपके पास एक सीरीज ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो दो तरह के सॉल्यूशन होंगे। एक जो बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसे हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो आप डायरेक्टली आप जो है वो सॉल्व करके उसे निकाल लेंगे यूजिंग यूक्लिडियन थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके तरीके से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। वो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उसे हम नॉर्मली एक्स नल और वाई नल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और ये 1 एक सोल्यूशन आ रहा है, तो ये इसका जो सोल्यूशन है ये इसका कहलाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्योंकि इसमें और भी सॉल्यूशंस है ना, और सॉल्यूशन यानी कि इसमें एक और सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल रहा है जब x हो जाएगा, जैसे x हो जाएगा 4 एंड y हो जाएगा -1। हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये जरूरी नहीं कि 1,1 है, किसी एक को हम पर्टिकुलर कहेंगे और जो जो जी जी और उसके जरिए जो है वो फिर हम दूसरे सॉल्यूशंस निकालते हैं। उसकी इक्वेशन नॉर्मली इस तरह से बन रही होती है, जैसे कि x अगर सॉल्यूशन है तो ये x नल प्लस समथिंग, जैसे अब मैं कोई और अननोन यूज कर लूँ, जैसे ut वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो u जो है वो कोई कांस्टेंट हो गया, कोई भी अननोन हो गया, और u जो है उसकी आर्बिट्रेरी वैल्यूज होंगी इंटीजर्स, जैसे u की वैल्यू 1 हो गई तो x नल जो है वो जैसे 1 था। ठीक है, तो u और t जो है u की कोई वैल्यू होगी, फिर t की वैल्यू हम 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो रखते चले जाएंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक्स नल, एक्स इज इक्वल टू एक्स नल प्लस 3t। अगर मैं इसे लिख दूं एक्स नल प्लस 3t, तो अब t की वैल्यू 1 हुई तो दूसरा सोल्यूशन 4 आ गया। इसी तरह से, लेकिन उसके साथ साथ y भी डिपेंड करता है ना, फिर t की वैल्यू कुछ और होगी तो फिर एक और सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन वो उसका प्रोसीजर है और एक रिजल्ट है, वो अब हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो है इस जनरल सोल्यूशन को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ये था कि जो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि सोल्यूशन। हमने ये पढ़ा था कि सोल्यूशन, इसको अगर 1 कह दें, सोल्यूशन ऑफ 1 exists if GCD of A and B divides C। ठीक है, अच्छा ये बताएं, लास्ट क्लास मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने नहीं ली होगी, है ना? तो अगर मैं कुछ ऐसे GCD वर्ड यूज कर रहा हूँ और इस तरह से कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, मैं जो है उसे जितनी मर्तबा आप पूछेंगे बता दूंगा मैं। जी, वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी उस लेक्चर को, और ये जो आज का लेक्चर है, इन दोनों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही जो है वो अपलोड कर। वैसे जो है वो वेबसाइट पे, यूट्यूब पे मेरे अपने ही लेक्चर जो है वो नंबर 3 के, एलिमेंट्री नंबर 3 के नाम से जो है वो मौजूद है। उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, यानी लेक्चर 1 देखेंगे तो पिछला लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर 2 देखेंगे तो उसके बाद वाला लेक्चर मिल जाएगा। तो इस तरह सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए एलिमेंट्री नंबर 3 और मेरा नाम लिख दीजिए, तो मेरे ही लेक्चर जो कि यहाँ पे क्लास में दिए थे वो आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ये भी मैं अपलोड कर दूंगा जो हमारे अपने लेक्चर। ठीक, अच्छा, तो अब इसमें देख लें कि ये सोल्यूशन जो है ये कब एग्जिस्ट करता है, कि जब ये जो इसका जीसीडी है डी, ये सी को डिवाइड करे। अगर सी को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी जिसको हमने देखा था क्योंकि ये जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो बड़ी आसानी से जो है इसे देख सकते हैं। अब देखें, जैसे कि ये अगर हम देखते हैं कि 12x प्लस 15y इक्वल्स 10, ये हमारे पास एक डायफेंटाइन इक्वेशन है। हमें देखना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम 12 और 15 का जीसीडी देखेंगे। तो 12 और 15 का जीसीडी आएगा 3। ठीक है, 3 डज नॉट डिवाइड 10, क्योंकि जो इन दोनों का जीसीडी हो वो इस सी को डिवाइड करना चाहिए। तो 3 डज नॉट डिवाइड 10, तो इसका मतलब ये होगा 3 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल। तो 12x प्लस 15y equals 10 is not solvable। ठीक है, अब कोई ऐसी इक्वेशन देखते हैं जो सॉल्वेबल हो और जो है वो न सिर्फ के सॉल्वेबल हो, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर एक एग्जांपल होती है नंबर 3 में जिसको महावीरास पजल कहते हैं, और उसकी जो एक डायफेंटाइन इक्वेशन बनती है उस पजल की, तो मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख रहा हूँ which is 63x minus 23y equals -7। ठीक, ये जो है इक्वेशन एक पजल होती है जो कि शीप्स वगैरह से रिलेटेड होती है, लेकिन बहरहाल हमें उस पजल से कंसर्न नहीं है। हमें इस डायफेंटाइन इक्वेशन, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंस जो है इस डायफेंटाइन इक्वेशन की है, 63x minus 23y equals -7। अब ये इक्वेशन ऐसी नहीं है
कि डायरेक्टली जो है वो आप जैसे पहली इक्वेशन में आपने रखा था कि डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू रख के आपने बता दिया था कि ये सोल्यूशन है। थोड़ी सी एफर्ट आपको करेंगे, चलें इसमें भी डायरेक्टली आप बता देंगे, लेकिन और ज्यादा कोएफिशिएंट्स अगर डिफिकल्ट हों और बड़े कोएफिशिएंट्स हों तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर चाहिए होता है कि जिससे आप ये निकाल सकें। ठीक है। अच्छा, दोनों चीजें, इसके अलावा मैंने एक और बात की थी और वो ये बात की थी कि एक से ज्यादा सोल्यूशन जो है वो मौजूद होते हैं, और जो एक सोल्यूशन पहला सोल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, और उसके अलावा जितने सोल्यूशंस होते हैं वो, यानी कि उसके अलावा जो तरीका होता है वो फिर जनरल सोल्यूशन को लिखा जाता है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई इक्वल सी, वेयर GCD of a and b which is d divides c को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। GCD अगर जो है वो c को डिवाइड कर रहा है तो इसका जो सोल्यूशन होगा देन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल c इज सॉल्वेबल। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ये सॉल्वेबल है, अभी भी हमने देख लिया कि इक्वेशन सॉल्वेबल होगी। अगर ये सॉल्वेबल है तो इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने अस्यूम कर लिया कि लेट x null and y null be the particular solution। ये हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है x null और y null, ठीक है। The general solutions this general solution is x is equal to x null जो हमने सिंगल सॉल्यूशन निकाला है प्लस b डिवाइडेड बाय d टाइम्स t and y equals y null प्लस a over d, ये प्लस नहीं होता माइनस होता है, इसे मैं सही कर दूं, y null minus a divided by d times t, where t is an arbitrary integer, t integer ही होगा। ठीक है, कोई इशू इसमें समझ में आ रहा है? ये इसका आर्बिट्रेरी, यानी ये आर्बिट्रेरी इंटीजर होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ देखें, बहुत सारी चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं एक कोरोलरी की सूरत में, जैसे दिया हुआ है कि अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो जाएं, ए और बी, अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम हो जाए तो डेफिनेटली डी वन हो जाएगा, और अगर डी वन हो जाएगा तो ये जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू एक्स नल प्लस बी टी एंड y इक्वल्स वाई नल माइनस ए टी। तो ये एक थ्योरम की सूरत में लिखा हुआ है, तो वो कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि डी अगर वन हो जाएगा और यहाँ वन पुट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नल प्लस बी टी एंड y इक्वल्स वाई नल माइनस ए टी, ये हमारे पास है, ठीक। वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी इंटीजर, ठीक है, t कोई भी इंटीजर जो है वो हो सकता है। अब देखिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 63x माइनस 23y इक्वल्स -7। अब देखिए सबसे पहले तो हमें एक सोल्यूशन निकालना है ना, कि वो एक सोल्यूशन कौन सा आएगा। जीसीडी हमें पता है कि इसका इन दोनों का 1 हो जाएगा, 63 और 23 का जीसीडी 1 होगा विच डिवाइड्स 7, ठीक है, 1 सबको डिवाइड करेगा। यानी समझ लीजिए कि अगर जीसीडी 1 आ जाए तो फिर हम कोएफिशिएंट नहीं भी देखें
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या -7 लिखें 7 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये डिवाइड कर रहे हैं तो फिर साइन की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है। अब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है तो हम ये इसमें देखते हैं, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप स्मॉलर जो है डिजिटल या सॉरी बिगर हम लेते हैं तो ज्यादा सही होता है। तो 63 हमने लिया और फिर इसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है इस पे अप्लाई करते हैं और इसे डिवाइड करेंगे 23 से। तो जब इसे 23 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप, वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वरना चाहें अगर आपको मुश्किल हो तो आप ऐसे करके बना भी सकते हैं। 23 इधर लिखा, 63, तो 23 टाइम्स 2 तो ये हो जाएगा 46 और ये होगा 17। तो जब इसके ऊपर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 23 प्लस 17। लेकिन ये कंटिन्यूसली ये स्टेप्स करते जाएंगे तो ये कहलाएगा यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि जीसीडी निकालने के लिए यूज होता है और आपको पता है कि जीसीडी 1 है तो एट द एंड आपको जो है वो 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद आप किस पे आएंगे, आप 23 पे आएंगे, ठीक है। तो जब आप 23 पे आएंगे तो ये हो जाएगा 23 इक्वल्स, अब फिर 23 को जो डिवाइड करेंगे वो आप इससे डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये 1 टाइम्स 17 हो जाएगा प्लस 5 हो गया 6, सॉरी 17 प्लस 6 होगा 23। फिर उसके बाद ये 17 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, नहीं 5 होता है ना, 17 6 होता है, ठीक है। अब 17 को जो है 6 से करेंगे तो ये 6 2 टाइम्स 6 8 12 हो गया, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 6 को करेंगे तो 6 ये 1 टाइम्स 5 प्लस 1 आ जाएगा और लास्ट स्टेप में तो 0 आएगा, तो फिर इसके मतलब ऊपर वाला 1 जो होगा वो इसका जीसीडी हो जाएगा। यानी कि ये अब आप करेंगे तो 5 इक्वल्स 1 टाइम्स 5 आ जाएगा प्लस 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जीसीडी जो है ये 1 है। ये इस तरह से हम जीसीडी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करते क्या, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमें दरअसल ये इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि हम इसको अब रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। अब रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से, यानी कि ये देखिए 23 और 63 है, तो हमें 23 और 63 लेके आना है क्योंकि इन दोनों में 23 और 63 है। अब इसको जब रिवर्स चलेंगे और सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे तो आप 23 और 63 पे पहुंच जाएंगे और एट द एंड ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। कैसे होगी जरा देखते हैं इसमें। यहां से हम शुरू करेंगे तो ये जो 1 टाइम्स 5 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 1 टाइम्स 5। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते रहनी है और यहां तक के आप 63 और 23 पे पहुंच जाए, ठीक है। अब क्या होगा, 6 ऐसे लिखे रहेंगे माइनस 1 टाइम्स 5, 5 की वैल्यू लिख देंगे, 5 की जी ये 5 की वैल्यू यहां से क्या आएगी 17 माइनस 2 टाइम्स 6, तो ये आपने ये इसकी वैल्यू लिख दी 17 माइनस 2 टाइम्स 6, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, चाहें तो आप ये 6 की वैल्यू भी एक साथ ही लिख दें या सिंप्लीफाई कर लें आप जैसे चाहें। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 17 प्लस 2 टाइम्स 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 2 टाइम्स 6, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 6 माइनस 17, ठीक है। इसके बाद आप किसकी वैल्यू लिखेंगे, 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 3 टाइम्स 6 की जगह लिखेंगे 23 माइनस 1 टाइम्स 17, तो अब आपके पास ये आ जाएगा। देखें ये प्रोसीजर आपको लग रहा है कि ये तो इतनी ऐसी कुछ वैल्यूज जो है प्लग इन करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर जो है वो अगर आपको आएगा तो आप फिर जो डिफिकल्ट और प्रॉब्लम्स होंगी
उनको भी जो है वो आसानी से कर सकेंगे। बहरहाल ये भी इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें भी वैल्यूज है, बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टाइम्स 23, हाँ -17 सही। 3 टाइम्स 23 माइनस 3 टाइम्स 17 पे -17, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 23 माइनस 4 टाइम्स 17। और अब आप ये करें, लास्ट में 17 की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, तो ये जाएगा 3 टाइम्स 23 माइनस 4 टाइम्स 17। 17 की जगह हम लिखेंगे 63 माइनस 2 टाइम्स 23। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 23 माइनस 4 टाइम्स 63 प्लस 8 टाइम्स 23। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ जाएगा -4 टाइम्स 63 प्लस 11 टाइम्स 23। ये बिल्कुल इसी तरह से आ गया, इसको देखें आप और से, तो ये इसी तरह से आ गया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि यहाँ -7 है। तो अगर इसको -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी और हम वो वैल्यूज निकाल लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर। तो ये आपके पास है 1, इसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7 इक्वल्स, इसे -7 से मल्टीप्लाई किया तो +28 हो गया। 28 टाइम्स 63, इसे -7 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -77 टाइम्स 23। तो देखिए ये इतनी आसानी से वैल्यूज नहीं पता चलती अगर आप वैसे प्लग इन करते रहते 28 और 77। तो ये हमारे पास इसके कहलाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस जो आ गए। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये जो अब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि जब एक्स नल की जगह हम यानी एक्स की जगह 28 रखेंगे और वाई की जगह 77 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यही वैल्यू होगी। इवन इसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे लेकिन ये भी वैल्यू होगी जो हमारे पास इस तरीके से आएगी। इसको हम कहेंगे एक्स नल इक्वल्स 28, वाई नल इक्वल्स 77। अब नहीं +77, क्योंकि ये इक्वेशन में नेगेटिव है ना, ये है 63x माइनस 23y, तो y का कोएफिशिएंट पहले ही नेगेटिव है, तो फिर हम जो है यहाँ पे +77 हो जाएगा, तो ये +77 आ गया। अब इसके बाद जो है हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो जनरल सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, तो b हमारे पास जो है वो D1 है, ये तो हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन होता है x null plus b over d times t and y equals y null minus b over d a over, हाँ इसमें a होता है सही, a over d times t। अब d जो है 1 है, b की वैल्यू जो है वो है -23, तो x equals 28 minus 23t and y equals 77, नहीं -77 नहीं आएगा, प्लस, क्योंकि इक्वेशन में पहले नेगेटिव है, माइनस a हमारे पास 63 है,
तो 63t। अब ये t जो है ये चेंज करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल t की वैल्यू 1 हो जाए तो ये हमारे पास बहरहाल ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ गया है। अब इसके ऊपर इसमें t की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर अब यहाँ बता दें आप, वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी इंटीजर, वेयर t इज एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। अब इसके बाद आप ये करें कि ये जो है जैसे t के फॉर एग्जांपल फॉर t इज इक्वल टू 1, देखें आपको और छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब t की वैल्यू 1 होगी तो x 5 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये y इक्वल्स 5 एंड 14 भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। और दूसरे भी सोल्यूशन हो सकते हैं। x की नेगेटिव वैल्यूज या और पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है जी? नहीं नहीं, इन्फिनिट आर्बिट्रेरी इंटीजर, आर्बिट्रेरी इंटीजर का मतलब है कि t जो है वो कोई भी इंटीजर रखा जा सकता है। यानी कि t जो है वो एक्चुअली इसको इस तरह से लिखते हैं कि t जो है वो z को बिलोंग करेगा और ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज रख सकते हैं आप, जीरो भी रख सकते हैं। जीरो रखेंगे तो वही पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा और नॉन जीरो वैल्यू होगी तो डिफरेंट सोल्यूशन आएगा, लेकिन वो सोल्यूशन हमेशा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे पास इस का जो है वो सोल्यूशन है। ये एक मेथड है लीनियर डेफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम एक और मेथड सीखेंगे लीनियर डेफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो मेथड है थ्रू कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस हो सकता है कि आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो है वो पढ़ी हो, लेकिन हम इसको दोबारा जो है यहाँ पर देख लेंगे। आप लोगों ने पढ़ी है डिस्क्रीट में कॉन्ग्रुएंस? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? अच्छा, डिस्क्रीट ही नहीं पढ़ा। जिस लोगों ने पढ़ा होगा डिस्क्रीट तो उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे डिस्क्रीट उसको जो है वो दोबारा देख लेंगे क्योंकि हमारे जो है वो कोर्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको कराऊंगा। इक्वेशंस और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि प्रोसीजर आपको बता दी है, तो इसी तरीके से जो है वो आप सॉल्व करेंगे जी। नो, ओनली देखें इनके जो सॉल्यूशंस होंगे दे आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स। इनके लिए एक वर्ड यूज होता है लेटिस पॉइंट। जैसे कि ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, अगर आप इसे R2 कह रहे हैं तो R2 में तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं जो कि रैशनल वाले भी आ रहे होते हैं, इरेशनल भी आ रहे होते हैं, हर किस्म के आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसका सोल्यूशन कहते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये जो होता है क्या कहते हैं उसे, आपके पास लीनियर डेफिनेट इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब जैसे इसको एग्जैक्टली देखते हैं कि ये कैसे बनता है, थोड़े से इसके मैं बता देता हूँ डिटेल। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है तो हम अगर इसको लिखेंगे y इक्वल्स, तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि y इक्वल्स और 63 ओवर 23x और फिर उसके बाद माइनस प्लस 7/23 ऐसी बनेगी। ये इक्वेशन है ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये इस तरह से जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसका y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है और इसका ग्रेडियंट भी जो है पॉजिटिव, स्लोप जो है इसका पॉजिटिव है, तो इस तरह से जो है ये इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है ये, लेकिन ये तो इसकी इक्वेशन है R2 में, लेकिन ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं, R2 के अंदर यही सोल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर सोल्यूशन ये नहीं है, बल्कि सोल्यूशन जो है वो क्या है, सोल्यूशन वाले पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर नजर आ रहे हैं। जैसे एक सोल्यूशन हो गया 5x5 और y14, यानी कि एक सोल्यूशन ये हो गया, जो रेड नजर आ रहा है समझ लीजिए एक का सोल्यूशन, ठीक है, एक ये सोल्यूशन है। और एक जो है ये वाला हो जाएगा, जैसे इससे आगे वाला कोई, इसी तरह से ये सारे क्या है, लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे, यानी कि इनके ऊपर जो है वो x जो होगा वो इंटीजर होगा, जैसे x5 है और एडमिट एडमिट अच्छा x जो है वो हमारे पास 5 है और y 14 है, ये हमारे पास जो है 14 y की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट होगा। इसी तरह से यहाँ पे कोई दूसरा आगे आ जाएगा, जैसे हमारे पास जो है वो एक और वैल्यू हमें लिखी थी 28 और 77। तो वैसे तो ये इतना नहीं नजर आ, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने स्लोप उस तरह नहीं बनाया जैसे इसका होना चाहिए। बहरहाल ये 28 और ये 77 ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से और सिर्फ इंटीजर्स वाले, यानी कि जिसमें एक्स और वाई वैल्यू इंटीजर्स होंगी, वो इसका सोल्यूशन होगा। तो ये इसके जो है वो, तो ये पूरा इसका प्लेन जो कवर नहीं हो रहा होगा ये लाइन, यानी कि इस प्लेन में वो सारे पॉइंट्स जो कि इंटीग्रल हो, यानी एक्स और वाई इंटीग्रल हो जो, और इस लाइन पर भी हो, वो इसका सोल्यूशन होंगे। तो ये सोल्यूशन है, ठीक, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये इसका सोल्यूशन है। इनको हम लेटेस्ट पॉइंट्स कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बहरहाल अभी ये वर्ड मैंने यूज कर लिया, लेकिन ये बहुत आगे चलकर ये जो है हम लेटेस्ट पॉइंट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंस किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है, ये आपने जो है वो पढ़ा होगा कि इस तरह से अमूमन लिखा जाता है कि जैसे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ये एक कॉन्ग्रुएंस की जनरल फॉर्म। इसमें ये वाला जो साइन होता है ये, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये इक्वल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कब ये कॉन्ग्रुएंस जो है बनाते हैं, इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये 20 है, जैसे 5 जो है ये 5 इस 20 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स 24 -4, ठीक है। तो ये 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 को जब 20 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 24 -4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 24 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बल्कि कुछ रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर क्या होगा, जो हमने माइनस किया है 4 होगा। तो इस चीज को हम इस तरह से लिखते हैं कि 5 जो है, या सॉरी, इस चीज को हम इस तरह से लिखते हैं कि 24 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, ठीक है। यानी कि जब 24 को डिवाइड किया 5 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आया, तो यहां पर सिर्फ रिमाइंडर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी इंटीजर आएगा
अब क्योंकि इसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 या फिर 4 बस। 5 नहीं आएगा क्योंकि अगला फिर 0 आ जाएगा। तो अब जैसे कि अगर यहाँ पे जी ठीक देखिए 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब यहां पर मैंने 5 के बजाय लिख दिया 24 माइनस 4। ठीक है, ये भी 20 ही है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके बजाय अब ये कर रहे हैं कि 5 को 24 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 5 तो 5 24 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि कितना डिवाइड कर रहा है, कितना, ये 4 हमने इसमें से हटा दिया। तो जब 24 को थ्रू 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर जो है 4 आ जाएगा। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि 24 डिवाइडेड बाई 5 यानी 24 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, यानी कि 24 को जब 5 से डिवाइड किया तो 4 इसका रिमाइंडर आया। ठीक है, ये रिमाइंडर है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूं 21, तो 21 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो 5 मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 1। 22 को जब हम 5 से या कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये चीज कॉन्ग्रुएंट होती है। तो 22 को डिवाइड करेंगे 2 मॉड्यूलो 5 आएगा। इसी तरीके से 23 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मॉड्यूलो 5। ठीक है, 24 को तो ये आ गया, लेकिन 25 को करेंगे या 20 को करेंगे 5 से तो 0 मॉड्यूलो 5 आएगा। इसका मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल। तो ये जो हम मॉड्यूलो लिख रहे होते हैं ये आपको क्या बता रहा होता है, यहां पर जो चीज आ रही होती है वो उसका रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो यहां पर ये आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब a को डिवाइड करेंगे m के जरिए तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा b। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा किस चीज को, a माइनस बी को, या b माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब a माइनस बी लिखें b माइनस लिखें कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये इसमें बाकायदा हम कॉन्ग्रुएंस क्लासेस बनाते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्ग्रुएंस क्लासेस कैसे बनती हैं, लेकिन पहले जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब इसके बाद एक रिजल्ट है इस, अच्छा ये जो मैंने बुक बताई थी आप लोगों को लास्ट क्लास में, जो बुक है थॉमस कॉशी की एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, उसका मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो बहुत ही एलिमेंट्री हैं, वो इतने हैं कि ना आपका पढ़ने का दिल चाहेगा ना मेरा पढ़ने का दिल चाहेगा। बहुत एलिमेंट्री आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वो चैप्टर 4 हम जो है वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस का, इसको डिटेल में, और फिर उसके अलावा क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस भी आगे हम देखेंगे। तो इसमें पहला थ्योरम है थ्योरम 4.1। इसके थ्योरम बहुत इजी होते हैं, बहुत आसानी से जो है हो जाते हैं, उस तरह से नहीं होते जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है। थ्योरम ये है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M if and only if A is equal to B plus Kn for some integer K। ये हमारे पास थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं। और इसका प्रूफ कैसे होगा, हमें क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसका मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि
बोथ साइड्स इम्प्लीकेशन, यानी कि जब ये कॉन्ग्रेंस है तो प्रूव करना होगा ए इज इक्वल टू बी प्लस के एम, और जब बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस के एम है तो प्रूव करना होगा कि ये कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल है, तो दोनों तरफ से जो है इसे प्रूव करना है। पहले ये प्रूव करते हैं, पहले ये अस्यूम करते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस होल्ड करती है। तो सपोज A is congruent to B modulo M. प्रूव करने जा रहे हैं हम A is equal to B plus KM where K is any integer. अच्छा, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर हम ये कहते हैं कि A is congruent to B, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कहते हैं कि M divides A minus B, यानी कि M जो है वो A minus B को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज अगर A माइनस बी जो है वो m से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 5 डिवाइड्स 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 15 को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 3 टाइम्स 5। अगर यहाँ पे 30 होता तो मैं इस 30 को लिखता 6 टाइम्स 5। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइजर होता है, ये जो है वो जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है एनी इंटीजर, यानी कि सम इंटीजर टाइम्स डिवाइजर। तो क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू सम इंटीजर टाइम्स m, तो हम वो इंटीजर ले लेते हैं k टाइम्स m फॉर सम इंटीजर m, सॉरी सम इंटीजर के m तो यही दिया हुआ है, फॉर सम इंटीजर k m तो ये है। थैंक यू। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस बी को बस उधर ले जाना है, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बी प्लस के एम। अब हमें इसे कन्वर्ट शो करना है कन्वर्सली, लेकिन कन्वर्ट शो करने से पहले मुझे ये बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जी क्लियर है? ठीक है, कन्वर्सली assume that a is equal to b plus km। ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, a इज इक्वल टू बी प्लस के एम है, इसका रिवर्स हम शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू के टाइम्स एम। तो अगर a इज इक्वल टू बी के टाइम्स एम है तो इसका मतलब ये होता है k भी a माइनस बी को डिवाइड करेगा, m भी m माइनस बी को डिवाइड करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा। हमें m की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस बी, और ये डेफिनेशन है किस चीज की, कॉन्ग्रेंस की, कि m इफ m डिवाइड्स a माइनस बी, तो इसका मतलब ये होगा कि a इज कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूलो m। यही हमें शो करना। जी कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब एक रिजल्ट और देखते हैं। जी कॉपी करना है आप लोगों को, वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आप चाहें तो बाद में रिकॉर्डिंग से जो भी पोर्शन देखना हो आप देख सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। जी ठीक है, कॉपी कर लें, कोई बात नहीं, नो इश्यू। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है थ्योरम 4.2 इसका। थ्योरम 4.2 में ये कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेंस यानी कि ये इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन
कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब इसका प्रूफ देखिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? जिसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज अगर होंगी तो इसका मतलब ये कि वो कॉन्ग्रुएंस जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें तीन प्रॉपर्टीज शो करनी है। तो सबसे पहले हम शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है हमें लेके आना है ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एम। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अभी कैसे आएगा? ये बहुत सिंपल है। वी नो दैट हर नंबर जीरो को डिवाइड करता है, हमें पता है। तो हम लिखेंगे ए डिवाइड जीरो। जीरो को हर नंबर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं, सॉरी ए नहीं लिखना चाहिए, मुझे एम लिखना था। तो हम ये कहेंगे कि m डिवाइड्स जीरो, सो दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस ए, क्योंकि जीरो जो है उसको a माइनस ए लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब ये a की जगह a है, b की जगह भी a आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक। जी कोई प्रॉब्लम इस चीज में? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ A congruent to B modulo M, so this implies B is congruent to A modulo M। तो हमें ये शो करना है कि कॉन्ग्रुएंस में ऐसा होता है। तो फिर इसके बाद हम ये कर सकेंगे, कॉन्ग्रुएंस में इनको इंटरचेंज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सपोज किया कि सपोज A is congruent to B modulo M। अब A is congruent to B modulo M का मतलब ये होता है कि M डिवाइड्स A माइनस बी। अगर M A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि M डिवाइड करेगा B माइनस ए को भी। ठीक है ना, यानी अगर एक चीज को 7 को डिवाइड कोई नंबर कर रहा है, या चले 7 तो प्राइम नंबर ही कह दिया मैंने, कोई नंबर जैसे 28 को कोई डिवाइड कर रहा है तो -28 को भी कोई नंबर डिवाइड करेगा, तो नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो M डिवाइड्स B माइनस ए। अब इसके बाद आप जो है ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंस की, तो ये हो जाएगा B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M। इस चीज को देख के किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? जो पुरानी चीजें पड़ी हैं उसमें जैसे 24 मॉड्यूलो A लिखा था, उसका रिवर्स लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख के देखेंगे तो वो अभी ऐसा लग रहा हो जैसे रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन वो रिमाइंडर बड़ा नहीं होता, वो कॉन्ग्रुएंस क्लास में छोटा हो जाता है। कॉन्ग्रुएंस क्लास की हम बात करेंगे, लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंस क्लास पढ़ाऊंगा बाद में, अभी हमने नहीं पढ़ी है। लेकिन अगर आपको ये अजीब सा लग रहा है कि जैसे हम कह रहे हैं कि 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो M, 4 मॉड्यूलो 5, सॉरी। अब अगर ये आपको, अब इसके बाद ये लिख रहा हूं मैं ये, क्योंकि इसके इस रिजल्ट के बाद 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 24 मॉड्यूलो 5 कर दिया, तो ये बराबर हैं। उसकी वजह ये है कि हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये दोनों एक ही क्लास से हैं। ये दरअसल जब ये कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस रिलेशन बता देते हैं तो हर इक्विवेलेंस रिलेशन अपने साथ एक क्लास लेके आता है, जिसे हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। तो ये उसी इक्विवेलेंस क्लास में जो है वो मौजूद है। ये हम जो है वो
आगे आएगा और मेरा ख्याल है कि आज ही इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है तीसरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मैं तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन जो है ना वो आप समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर है इफ A congruent to B modulo M and B is congruent to C modulo M, so this implies A is congruent to C modulo M. ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज A is congruent to B modulo M, this implies M, so M divides A minus B and B is congruent to C modulo M, and this implies M divides B minus C। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगर M जो है A माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, M जो है वो B माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि M जो है वो इनके, ये तो हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और इनका मतलब ये, तो नाउ अगर M जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, A माइनस बी को और B माइनस सी दोनों को, तो दोनों के सम को भी डिवाइड कर, जैसे कोई नंबर अगर 5 है तो 25 को डिवाइड कर रहा है और 35 को डिवाइड कर रहा है, तो जो दोनों का सम आएगा तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो नाउ M divides sum of A minus B and B minus C, इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ये प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, तो M divides A minus C, और A minus C इंप्लाइज ये हो जाएगा कि A is congruent to C modulo M। तो ये शो हो गया कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। तीनों प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, किसी किस्म का कोई इशू इसमें? ठीक, कोशेंट का इक्विवेलेंस हाँ इसमें नहीं होगा, रेसिड्यू क्लास में इसकी कोई वैल्यू। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि क्योंकि मेरी इसकी लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल खत्म हो रही है, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे।